तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम आ चुके हैं सेमेस्टर 1 का एक और वीडियो लेके ऑन द टॉपिक फार्मास्यूटिकल फार्मेसी। क्योंकि कई सारे बच्चों ने हमसे कहा, हमारे सब्सक्राइबर तो वैसे कम है बट कई बच्चों को हम जानते हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि सर इस पे बनाइए, टॉपिक थोड़ा सा कठिन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मेसी। फार्मास्यूटिकल फार्मेसी में जो चीज़ आती है उसका नाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि हमें एनालिसिस की ज़रूरत क्या है और एनालिसिस होता क्या है। एनालिसिस मतलब होता है किसी चीज़ को क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली पहचानना, मतलब उसमें कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं और सॉरी कितनी मात्रा में। जैसे कि आपने मास्टर शेफ देखा होगा, वो लोग थोड़ा सा टेस्ट करते हैं क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम होती है, फिर बताते हैं कि इसमें इस चीज़ की कमी है, इतना ज़्यादा है, इतना कम है। तो कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा हो है या कितनी कम है और क्या क्या उसमें प्रेजेंट है, वो एनालाइज करना ही फार्मास्यूटिकल एनालिसिस या फार्मास्यूटिकल फार्मेसी के अंदर आता है। अब ऐसा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। अभी आपने उसका नाम नहीं सुना होगा, रेट्रोसिंथेसिस कहते हैं। उसमें होता क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट होता है और उससे हम पता कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट है और हम उसे सिंथेसाइज करते हैं। अभी जब कोविड था तो कोविड में कई सारे लोगों ने प्रोडक्ट देखा कि ये प्रोडक्ट था और फिर उससे अपना अलग सा पता किया कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कैसे कैसे रिएक्ट करो और फिर रिएक्टेंट बनाया। कई बार आप जब दवाई लेने जाते होंगे तो कुछ दवाइयाँ महंगी मिलती हैं पर सेम कंस्टिट्यूएंट की दवाई किसी और कंपनी की सस्ती मिलती है। तो इसीलिए हमारा एनालिसिस बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके। तो आइए देखते हैं ये कहता क्या है। इट इन्वॉल्व्स a series of process for identification, determination, quantification, purification of a substance। मतलब हमें आइडेंटिफाई करना होगा, पता करना होगा क्वांटिटी कितना है, उसे प्योरीफाई करना होगा और तो और मिक्सचर से उसे सेपरेट करना होगा। अब एक कंपाउंड हो सकता है, एक से ज़्यादा उसमें कंपाउंड हो सकता है, और जिस सैंपल को हम एनालाइज करते हैं उसे एनालाइट कहते हैं। सैंपल का साइज क्या है उसके हिसाब से उसे देखिए कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। अगर 0.1 ग्राम से ज्यादा है तो मैक्रो कहेंगे, 0.01 से 0.1 ग्राम के बीच है तो सेमी माइक्रो, 0.001 से लेके 0.01 ग्राम के बीच है तो माइक्रो, मतलब एनालाइट के आगे लगेगा। 0.0001 से 0.001 ग्राम के बीच है तो सब माइक्रो, और अगर 100 से 10,000 पिकोमीटर के पास है तो उसे अल्ट्रा माइक्रो कहेंगे। अब देखिए ट्रेस एनालिसिस आई थी एक चीज, इसमें हम ट्रेसिंग करते हैं, हम पता करते हैं कि क्या प्रेजेंट है, और इसी ने फार्मास्यूटिकल में एक रिवॉल्यूशन लाया क्योंकि हमें तब पता चलने लगा कि क्या है। जैसा ये देखते हैं, मान लीजिए कंपाउंड है X, अब इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और किस किस फॉर्म में है, ठीक है। नाइट्रोजन अमीन के फॉर्म में है, ऑक्सीजन एल्डिहाइड के फॉर्म में है। तो हमने इसका रेट्रोसिंथेसिस कराया, उल्टा रिएक्शन कराया, ट्रेस एनालिसिस कराया, जिससे हमें पहले क्या पता चला कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, इनका वेट क्या क्या है और किस किस फॉर्म में है। इसी को ट्रेस एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है टू मेक ड्रग्स सर्व देयर पर्पस वेरियस केमिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स वर डेवलप्ड एट रेगुलर इंटरवल्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन एस्टिमेशन ऑफ ड्रग्स। कई सारे मेथड्स के बारे में बात होगी, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले केमिकल एनालिसिस की बात करेंगे और कितने टाइप की केमिकल एनालिसिस होती है। तो आपको बताया गया कि दो होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जो कि हम स्टार्टिंग में बता रहे थे। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम डिटरमाइन या आइडेंटिफाई करते हैं कंपाउंड के मिक्सचर को, जबकि क्वांटिटेटिव में मतलब विच एनालाइट इज प्रेजेंट, क्या है, और क्वांटिटेटिव में कितना एनालाइट प्रेजेंट है, ये दोनों चीजें डिटरमाइन की जाती है। तो पहले हम लोग करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में, क्योंकि कितना भैया डालना है वो भी तो पता करें, नहीं तो स्वाद अनुसार खराब हो जाएगा। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपको पढ़ना है केमिकल मेथड, इसमें वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रीमेट्रिक आएगा, ग्रेविमेट्रिक मेथड, गैसोमेट्रिक मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड, बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल, जो कि आपके कोर्स में भी। तो केमिकल मेथड की बात करें तो केमिकल मेथड में सबसे पहला आता है वॉल्यूमेट्रिक और टिट्रीमेट्रिक मेथड। It is a method of analysis in which a solution of the substance of unknown concentrated is treated with a solution of suitable reagent of known concentration. The reagent is added to a substance. बहुत ढेर सारी कहानी लिखी है। आप सोच रहे होंगे ये क्या होगा? Let me see. हाँ ठीक है।
तो टाइट्रेशन बच्चों क्या होता है, टाइट्रेशन में हम ब्यूरेट और पिपेट लेते हैं और हम टाइट्रेट हम टाइट्रेट करवाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे मीम्स बनते हैं, कह रहे हमें पिंक चाहिए था, डार्क पिंक आ गया, लाइट पिंक आ गया। तो टाइट्रेशन हम करते हैं और उसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं N1V1 = N2V2। यहाँ पे हमें नॉर्मेलिटी एक की निकालनी होती है, एक हमारा नॉन सोल्यूशन होता है जिसके बारे में हमें सब कुछ पता है, और एक हमारा अननोन सोल्यूशन होता है। और अननोन सोल्यूशन को ही हम पिपेट में भरते हैं और उसे खोलते जाते हैं, उससे उसका वॉल्यूम पता चल जाता है। एक का वॉल्यूम हमें नॉन का पहले से पता रहता है, इसकी नॉर्मेलिटी पता रहती है। जब इसकी नॉर्मेलिटी पता चल जाती है तो हमें पता चल जाता है कितना कितने से रिएक्ट करता है। ये 3-4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपका है एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन देखिए बच्चों, टाइट्रेशन बेसिकली डिपेंड करता है इंडिकेटर पे, एंड पॉइंट पे। किस पॉइंट पे आके रिएक्शन रुक जाएगा वो एंड पॉइंट कहलाता है। जैसे आप रिएक्शन करवाए, देखिए इंडिकेटर कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि रिएक्शन खत्म हो रहा है। तो जब हम टाइट्रेशन कराते हैं तो हम कॉनिकल फ्लास्क में इंडिकेटर डाल देते हैं ताकि वो हमें बता सके कि रिएक्शन खत्म हो रहा है। तो अब किस टाइप का रिएक्शन है उस पर डिपेंड करेगा टाइट्रेशन किस टाइप का है। तो पहला है एसिड बेस टाइट्रेशन हो सकता है जहां पे एसिड और बेस का रिएक्शन होगा। नॉन एक्वस टाइट्रेशन हो सकता है जहां पे वाटर नहीं रहेगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हो सकता है जहां पे जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। और तीसरा प्रेसिपिटेशन, जब नीचे सॉल्यूट बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट बैठ जाएगा। इसके बाद आता है ग्रेविमेट्रिक मेथड। ग्रेविमेट्रिक मेथड के बारे में बच्चों एक बात जान लीजिए कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और जनरली यूज किया जाता है एग्जामिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। जनरली ये हम इम्प्योरिटीज पता करने के लिए देखते हैं कि कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। इसमें क्या जिस भी सब्सटेंस या एनालाइज को डिटरमाइन करना है कि उसमें क्या है, उसको एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं और वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, और फिर उसे इकट्ठा करके तौल देते हैं कि कितना है। ठीक, अभी कितने टाइप से किया जा सकता है। सबसे पहला इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। तो जैसे इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है। तो मेन पॉइंट यही है। और इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो जो इम्प्योरिटी होगी वो इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएगी। आपने इलेक्ट्रोमेटलर्जी पढ़ी होगी बच्चों, या रिफाइनिंग पढ़ा होगा 10th और 12th में। तो इलेक्ट्रोड को फिर वेट कर लिया जाता है, जब वे हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा हुआ है। अगला आता है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। इसमें एनालाइट सॉल्यूशन को डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइज्ड कर दिया जाता है, जो यहाँ पे पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री के बारे में। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा आता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन। ये क्या करता है, एनालाइट कैथोड पे डिपॉजिट किया, कैथोड को बिफोर और आफ्टर वे किया जाता है। देखिए बच्चों, यही आपका पहला वाला पॉइंट है जिसके बारे में हम ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पहला था इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। दूसरा आता है थर्मोग्रेविमेट्री। ये चेंज इन वेट को रिकॉर्ड करता रहता है और हमेशा कंटिन्यूअसली मेजर करता है मास को, और जब तक हम सैंपल का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये लगातार वे करता रहता है टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। तो दूसरा आता है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। ये लगातार मेजर नहीं करेगा, बस ये डिफरेंस को देखेगा टेस्ट में हमारे और रेफरेंस मटेरियल में, कि हमने टेस्ट करने के बाद क्या पाया और रेफरेंस जो जिससे हम ले रहे हैं उसका क्या पाया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। ये क्या करता है, एंड ये कहता है कि एनर्जी नीडेड टू एस्टैब्लिश अ जीरो टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब ये जो टेस्ट है और रेफरेंस मटेरियल है, इसने टेम्परेचर डिफरेंस की बात की डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस में, पर डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री कहता है कि टेस्ट को और रेफरेंस मटेरियल को सेम टेम्परेचर लाने में जितनी एनर्जी लगेगी उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अगला आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बाद गैसोमेट्रिक एनालिसिस। गैसोमेट्रिक एनालिसिस आपको पता चल रहा होगा कि ये गैस की बात कर रहा है, और एक बात आपको भली भांति पता है कि जब भी हम गैस की बात करते हैं तो गैस इज ऑलवेज मेजर्ड इन लीटर्स। तो गैस को हमेशा कैसे मेजर किया जाता है बच्चों, लीटर्स में, हमेशा वॉल्यूम किया जाता है। तो ये क्या करता है, दूसरा कर लिए जाए, बोर हो गए होंगे।
ये मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व, रिलीज, या फिर कितना एब्जॉर्ब किया जा रहा है केमिकल रिएक्शन में, वो कैलकुलेट करेगा। जनरली इसमें ब्यूरेट्स या फिर नाइट्रोमीटर्स यूज किए जाते हैं। कुछ गैस जो इससे डिटरमाइन किया जाता है, आपको एग्जांपल याद रखना होगा, NO2 और साइक्लोप्रोपेन। ये एग्जांपल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बच्चों ये नोट्स जो बनाया जा रहा है ये आपको भी मिल सकता है, आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं अपने आसपास जो आपको ये नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जिन्होंने आपको वीडियो भेजा होगा। और तो और ये सारे नोट्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के बनाए गए हैं, तो उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगला आता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। ये कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करता है और उसमें जो ट्रेस कंसंट्रेशन एलिमेंट, मतलब कंसंट्रेशन है एलिमेंट का सैंपल में, उसे ट्रेस करता है। जैसे आपको बात की गई थी कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, तो कितना परसेंटेज है इसकी बात ये करेगा और उसी को ट्रेस करेगा। क्यों इनको प्रिफर किया जाता है, क्यों इंस्ट्रूमेंटल मेथड लिया जाए? इतने मेथड तो है क्योंकि ये सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव का मतलब है कि किस एलिमेंट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, इनकी स्पीड ज्यादा होती है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है और एनालिसिस बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है। कोई भी प्रॉपर्टी में अगर चेंज आता है तो सिस्टम उसे मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्बेंस, कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, स्पेसिफिक रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और चेंज इन मास से तुरंत ही डिटेक्ट कर लेगा। अब कितने तरीके हैं ये ध्यान दीजिए। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिस पे करना है तो जो मशीन हम यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, वो पोटेंशियोमीटर कहलाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पे देखना है तो कंडक्टोमीटर यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे देखना है तो पोलैरोग्राफी एंड वोल्टमीटर यूज किया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है तो स्पेक्ट्रोमेट्री, कैलोरीमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। और एमिशन ऑफ रेडिएशन के बेसिस पे एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। कई सारे और भी मेथड इन्वॉल्व होते हैं, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सेपरेशन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सेपरेशन है जिसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करता है, क्रोमेटोग्राफी यूजेस डिफरेंस इन एडसॉर्प्शन। ये गलत नहीं लिख रहा है, ये मत सोचिएगा कि सर गलती से लिख दिए। एडसॉर्प्शन में जो रेट का डिफरेंस है उसके बेसिस सॉरी क्रोमेटोग्राफी काम करता है। आइए थोड़ा सा जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के बारे में। ये किस चीज को इन्वॉल्व करता है, स्पेक्ट्रा होता क्या है? जो आप वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर देखते हैं उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। वैसे ही लाइट का एक रेंज होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसे हम स्पेक्ट्रा कहते हैं और उसकी स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो इसका मेजरमेंट, मतलब इसमें मेजरमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगा उसे हम मेजर करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है, या तो एब्जॉर्ब्ड या तो एमिटेड, क्योंकि दो टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं, या तो एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। जनरली कौन कौन से रेडिएशन के बारे में बात होती है? यूवी, विजिबल, आईआर, इंफ्रारेड, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एनएमआर। ठीक। एमिशन मेथड में क्या होता है? देखिए एमिशन मेथड में हीटिंग या इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट होता है ताकि एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे ले जाए ताकि वो एनर्जी रिलीज कर सके। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में देखिए बच्चों, यहाँ बता रहा है क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड से मिक्सचर का सेपरेशन होता है। और कैसे होता है? एड्सॉर्प्शन में जो डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे ही ये किया जाता है। अब अगला आता है बच्चों माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। वापस से अपने कलर पे आ जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिनको हम नेक्ड आई से ना देख पाए, उन्हें उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी जनरली बात करता है वायरस, बैक्टीरियाज की और उनके बारे में। तो माइक्रोबायोलॉजी किसके बेसिस पे कंपैरिजन करता है? इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बाय अ मेजर्ड कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। मतलब हमने एक बैक्टीरिया फिक्स कर लिया और अलग अलग एंटीबायोटिक दे रहे हैं, कौन कितना ग्रोथ इनहिबिट कर पा रहा है सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, उसके बेसिस पे कंपैरिजन होता है। ठीक है। और उससे स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होता है एंटीबायोटिक का, जिसे क्या कहा जाता है? एक्टिविटी। अगला आता है बच्चों बायोलॉजिकल मेथड। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। बायोलॉजिकल मेथड में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? गिनी पिग। गिनी पिग क्या होता है? गिनी पिग जिसपे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, बायो ऐसे में ऐसा ही होता है। एक मतलब बायोलॉजिकल मेथड में
इसको बायो एसिडिक कहते हैं, जहां पे पोटेंसी मतलब कितनी औकात है किसी केमिकल की, या नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस एस्टिमेटेड बाय स्टडीइंग इट्स इफेक्ट ऑन द लिविंग मैटर। मतलब हमने कोई दवाई बनाई और दवाई हमने किसी पे टेस्ट कर दिया, जनरली चूहों पे टेस्ट की जाती है, तो चूहों पे टेस्ट की जाती है और फिर उसके हिसाब से हमें दिया जाता है, और जिन पे टेस्ट की जा रही है उसे गिनी पिग कहते हैं। प्रिसीजन डिपेंड किस पे करता है, रिलायबिलिटी, रिप्रोडक्टिविटी पे, और उसी के हिसाब से सिलेक्शन होता है। अब कंसंट्रेशन को हम कई सारे तरीकों से दिखाते हैं बच्चों, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मल कंसंट्रेशन, परसेंट सॉल्यूशन, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसके बारे में आइए पढ़ते हैं ताकि हमको आइडिया लग जाए कि होता क्या है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या दी है, नॉर्मेलिटी दी हुई है। तो आइए देखते हैं नॉर्मेलिटी होती क्या है। नॉर्मेलिटी कहता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बच्चों सवाल ये आता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास, जो भी कंपाउंड आप ले रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन H+ और OH- आयंस रिलीज्ड। अगर उसमें H+ या OH- नहीं है तो आप उसके ऊपर चार्ज देखेंगे कि चार्ज उस पर कितना है, इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो ये पहली आपकी नॉर्मेलिटी आती है, इसको कैपिटल N से दिखाया जाता है, जो कि आपको टाइट्रेशन में हमने बताया था, ठीक है। नॉर्मेलिटी के बाद अगला आता है मोलैरिटी, दूसरे कलर से लिखा जाता है कि सुंदर सुंदर लगे। अगला आता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वापस से क्वेश्चन आएगा कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करें। तो मोल्स कैलकुलेट करते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। फिर से कलर चेंज किया जाए सुंदर सुंदर लगने के लिए। मोलैरिटी के बाद अगला आता है मोलैलिटी। वैसे बच्चों हैप्पी धनतेरस, आज धनतेरस है, आज के दिन पढ़ा रहे थे। आप जब भी वीडियो देख रहे हो, इसमें आता है मोलैरिटी को बच्चों कैपिटल M से दिखाते हैं और मोलैरिटी को स्मॉल m से दिखाते हैं। तो मोलैरिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स निकालना तो आप जान ही गए हैं, अपॉन, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फॉर्मूला कंसंट्रेशन। फॉर्मूला कंसंट्रेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका आता है, देख लिया जाए, परसेंट सोल्यूशन और पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। वापस से कलर चेंज कर लेते हैं। परसेंट सोल्यूशन बच्चों अलग अलग होता है, कई टाइप के परसेंट सोल्यूशन होते हैं। पहला आता है वेट बाय वेट परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज। तो उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे। या तो अगर सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना है तो ऊपर सॉल्वेंट ले लेंगे और नीचे टोटल वेट ले लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा आता है वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम आपको नॉर्मली पता है, तो आप वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट जिसका पूछा जाएगा वो ले लेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन वही आएगा, नंबर
ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इन 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितना पार्ट प्रेजेंट है, इसी को कहते हैं ppm। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा अगला टॉपिक एरर, गलतियां। क्या आता है बच्चों, एरर। अब एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व मीन वैल्यू। ये सिंपल सी बात है, ये एरर होगा। एक सेकंड देख ले आपको दिख रहा है कि नहीं। तो एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर यही बोल रहा है, पर एरर दो टाइप के होते हैं, एक डिटर्मिनेट एरर होता है और एक इनडिटर्मिनेट एरर होता है। डिटर्मिनेट एरर जैसा कि नाम बता रहा है, इसको डिटरमाइन किया जा सकता है, अवॉइड या करेक्ट किया जा सकता है। पर इनडिटर्मिनेट एरर रैंडम होते हैं और इन्हें अवॉइड या करेक्ट नहीं किया जा सकता है। क्यों? इनडिटर्मिनेट मतलब हमने जब कंसिडर कर लिया कि कोई चीज आइडियल कंडीशन में काम कर रही है, पर ऐसा होता नहीं कि फ्रिक्शन नहीं है, एयर नहीं है, तो वो इनडिटर्मिनेट है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। वैक्यूम में हम काम नहीं करा सकते, तो इनडिटर्मिनेट है, उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। डिटर्मिनेट एरर की बात करें तो कितने टाइप की होती है, या तो ऑपरेशनल या पर्सनल होती है, जो काम कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा, कई बार आपने वर्नियर कैलिपर्स का नाम सुना होगा। वर्नियर कैलिपर्स और ऐसे चीज़ों को जब कैलिब्रेट नहीं करते हैं, दुकान पे जब आप गए होंगे तो देखे होंगे दुकान पे कैलकुलेशन होता है, मतलब वे जब किया जाता है तो उसको जीरो करते हैं। अगर उसको जीरो नहीं करेंगे तो 10 ग्राम 15 ग्राम वो एक्स्ट्रा देता है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। अगला होता है रिएजेंट एरर, जो रिएजेंट से आप रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर वही खराब आया तो आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एडिटिव और कांस्टेंट एरर, ये हमेशा थ्रू आउट द एनालिसिस कांस्टेंट रहेंगे, मतलब 0.01 का ग्राम का डिफरेंस हर बार आ रहा है। अगला है प्रोपोर्शनल एरर, ये प्रोपोर्शनल रहेगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हम 1 ग्राम बढ़ा रहे हैं, तो हमारे रिएक्शन में 4 ग्राम एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर हम 2 ग्राम बढ़ा रहे हैं तो 8 बढ़ जा रहा है, तो ये प्रोपोर्शन में आ रहा है, तो इसको प्रोपोर्शनल एरर कहते हैं। और एरर इन मेथड, जब आपने मेथड ही गलत चूज कर लिया है कि हम रिएक्शन ही उल्टा करेंगे, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो ये थी बात बच्चों एरर की, सब करते हैं। अब आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसके भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में स्टैंडर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कंपाउंड जिसके केमिकल्स के एलिमेंट के कंसंट्रेशन के बारे में हमें सब कुछ पता है। जैसे कि अगर उसमें 4 एलिमेंट हैं, कोई भी A, B, C, D, तो हमको इनका एग्जैक्ट परसेंटेज पता है कि 20% है, तो ये 10% है, ये 60% है और ये 10% है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके बारे में हमें सारी जानकारी होगी उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन बच्चों कई बार आया है, तो इसमें ध्यान दीजिए। ये एक रेफरेंस प्रोवाइड करता है अननोन कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए। जैसे कि हमें स्टैंडर्ड पता है कि इतना बनाना है, तो हम अननोन को इससे रिलेट कर लेंगे, तो हमें रेफरेंस पॉइंट देता है। वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन का स्टैंडर्डाइजेशन करता है। इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने में हेल्प करता है। इंस्ट्रूमेंट अगर गलती कर रहा है, हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर आया है, यहाँ पे आपने पढ़ा था, कहाँ गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने में मदद करता है। अब ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड वो रिएजेंट होता है जिसको जनरली रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस का रिप्रेजेंटेशन करता है और इसको इजीली वे किया जा सकता है। पर प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होने के लिए आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स आनी चाहिए। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं। ये इजी टू ऑब्टेन होना चाहिए, इजीली प्यूरिफाई हो जाए, ड्राई हो जाए, प्योर स्टेट में प्रिजर्व हो सके। सब्सटेंस जो है वो अनऑल्टर्ड होना चाहिए एयर में वेइंग के कारण, मतलब नॉन ऑक्सीडाइज, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, पानी एब्जॉर्ब न कर ले। टोटल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इसमें 0.01 से 0.02% होनी चाहिए मैक्सिमम। हाई इक्विवेलेंट होना चाहिए ताकि वेइंग एरर नेग्लिजिबल हो सके। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रीडली सॉल्युबल होना चाहिए, जिस भी कंडीशन में उसे एम्प्लॉय किया जाए, यूज किया जाए। टाइट्रेशन एरर नेग्लिजिबल होना चाहिए या इजीली डिमॉन्स्ट्रेट हो सके एक्सपेरिमेंट से, तभी वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन
बनाता है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है बच्चों के? ये वो सोल्यूशन होता है जिसको स्टैंडर्डाइज्ड किया जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के अगेंस्ट किसी स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए। स्पेसिफिक मतलब जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन डिसॉल्व्ड सॉल्यूट में डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है कंपाउंड के वेट से, बट उनका रिएक्शन ऑफ वॉल्यूम करवाना होगा। मतलब नॉर्मेलिटी वाला जो नॉर्मेलिटी N1V1 वाला जो आपको फॉर्मूला बताया जा रहा था टाइट्रेशन, वो करना पड़ेगा इसका वॉल्यूम जानने के लिए। एग्जाम्पल में अधिकतर अल्कलाई हाइड्रोक्साइड जैसे NaOH, KOH, स्टैंडर्ड सोल्यूशन एक्यूरेटली नोन स्ट्रेंथ इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है। एक होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। बच्चों जब टाइट्रेशन रुक जाएगा और प्राइमरी सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन का वॉल्यूम सेम हो जाएगा तो उसको इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे रिएक्शन हम मान लेते हैं कंप्लीट हो चुका है। इंडिकेटर के बारे में आपको बताया गया था, कोई भी ऐसा केमिकल या कंपाउंड जो बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। अब बात आती है बच्चों एक्यूरेसी और प्रिसीजन की। यहाँ वो छोटा सी चीज लिखी गई है पर ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आइए एक्यूरेसी और प्रिसीजन को देखें। एक्यूरेसी कहता है डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट ऑलवेज नोन, सो द टर्म एक्यूरेसी जनरली इज रिफर्ड टू हाउ क्लोज और नियर वी आर टू द रियल वैल्यू, ठीक है। जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे फिजिक्स के 12th में, केमिस्ट्री के, तो टाइट्रेशन आप मतलब ओरिजिनल अगर 12.2 है तो आपका 12.1 आ गया, 12.3 आ गया, 12.15 आ गया, तो ये आपका एक्यूरेसी कहलाता है। प्रिसीजन को कहा जाता है डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रेप्लिकेट मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। मतलब ये एक्यूरेसी थी मेरी कि इसके पास कितना आया, और अगर मेरा लगातार तीनों रीडिंग, पांचों रीडिंग 12.1, 12.1, 12.1 आई तो ये प्रिसीजन कहलाएगा। एक्यूरेसी बताता है कि हम रियल वैल्यू के कितना क्लोज है, और प्रिसीजन बताता है कि जो एक्यूरेट मेजरमेंट हम ला रहे हैं वो बार बार कितनी बार ला सकते हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है बच्चों आपका पहला यूनिट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम, हैप्पी दिवाली।